नमस्कार, स्वागत है आपका फुल एंड फाइनल में। सीधे आपको बताते हैं खबर क्या है। कल 10वें राउंड की बैठक के बाद अब भारत चीन के कोर कमांडर अपने सीनियर अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। बड़ी खबर, बैठक में आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। शॉट्स के साथ दिखाएं 10वें राउंड की बातचीत की जानकारी सीनियर अधिकारियों को दोनों देशों के कोर कमांडर देंगे। भारत चीन के बीच जल्द होगी 11वें राउंड की वार्ता। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। सुमित मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं जिन्होंने खबर हमारे सामने लेकर आए। सुमित, पूरी जानकारी दीजिए, अब आगे क्या? देखिए, सबसे पहले तो ये कि पहले फेज खत्म हो जाने के बाद अब दूसरे फेज को लेकर दोनों सेनाओं में कल 16 घंटे से ज्यादा की बातचीत हुई निशांत, और ये तय किया गया कि डेप्सांग हो, हॉट स्प्रिंग हो या गोग्रा पोस्ट, इन सभी इलाकों में सबसे महत्वपूर्ण है डेप्सांग। तो वहां पर या तो आऊंगा, मैं पहले ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि अभी जो बातचीत हुई है आगे क्या करने जा रहे हैं? देखिए, आगे दोनों सेनाएं जो हैं वो अपने सीनियर अधिकारियों के साथ बातचीत करेगी, और निशांत हर बार की तरह पहले एग्रीमेंट की तरह ये लिखित में एग्रीमेंट होगा कि अब डेप्सांग पर, हॉट स्प्रिंग पर या गोग्रा पर या फिर खासतौर पर डेमचौक पर क्या कुछ एग्रीमेंट होगा दोनों सेनाओं के बीच। क्या फर्क था इस बार की बातचीत और पहले की बातचीत में, खासकर ये देखते हुए कि चीन की तरफ से ऐसा लग रहा था कि जैसे भागो, हमें आजादी मिल गई है? बिल्कुल, फिंगर 4 की बात कर लीजिए या चुशुल की बात कर लीजिए, यानी साउथ ऑफ पैंगोंग सो की, दोनों तरफ चीन की सेना लगातार भागने की कोशिश में थी। बहुत जल्दी उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ा, लेकिन डेप्सांग में चीन की सेना 2020 से पहले, अप्रैल से पहले ही हमारी पेट्रोलिंग रोकी हुई है। वहां पर स्थिति कंपैरेटिवली हॉट स्प्रिंग या कंपैरेटिवली नॉर्थ और साउथ पैंगोंग सो से डिफरेंट है। निशांत, आप जो बता रहे हैं मैं सीधे चलूंगा यहाँ पर हमारे खास मेहमानों के पास, लेकिन उससे पहले बिग वॉल पर आइए अब आपको दिखाते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ रही है। सीधे दिखाएं, आज बहुत तेजी से जाएंगे इस हम बुलेटिन में। जरा तेजी से दिखाइए हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। देखें, जो हमारे पास जानकारी आ रही है उसके अनुसार पैंगोंग में डिसएंगेजमेंट पर एक दूसरे को जानकारी दी गई। नंबर 1, नंबर 2 चेंज ओवर करें, वो यहां पर जो इंफॉर्मेशन है आगे के डिसएंगेजमेंट प्रोसेस पर दोनों देशों के बीच हुई चर्चा। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, डेमचौक में चीन की तरफ से किए गए निर्माण पर भारत ने आपत्ति जताई। चीन ने कहा उसके सैनिक सभी प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। यह हमारे पास बड़ी खबर आ रही है, और इसके बाद मैं अगली बी ब्रेकिंग दे रहा हूं। भारत और चीन के बीच डेप्सांग पर जल्द बात बन सकती है। बड़ी खबर, कमांडर लेवल की मीटिंग में चीन की तरफ से डेप्सांग पर 3 प्रस्ताव रखे गए। तीनों प्रस्तावों पर दोनों देश के कोर कमांडर अपने सीनियर ऑफिसर्स के साथ करेंगे चर्चा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। और डेप्सांग का जो जिक्र सुमित आपसे कर रहे थे, इसकी वॉल पर आएंगे और फिर हम जाएंगे यहां पर। आइए जरा तेजी से, बैकफुट पर आए चीन ने डेप्सांग को लेकर भारत के सामने 3 प्रस्ताव रखे हैं। डेप्सांग पर चीन का प्रस्ताव जो है वो आपको दिखाने जा रहे हैं हम। जरा यहां पर देखें, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, दोनों देश की तरफ से डेप्सांग में पेट्रोलिंग नहीं की जाएगी। नंबर 1, नंबर 2 चीन का दूसरा प्रस्ताव है डेप्सांग में दोनों तरफ से लिमिटेड पेट्रोलिंग की जाए। नंबर 3 चीन का तीसरा प्रस्ताव है दोनों देश एक दूसरे को पेट्रोलिंग की सूचना दें, दोनों देश सहमति से पेट्रोलिंग करें। सीधे मैं चलूंगा सुमित के पास। सुमित, इस बारे में जो जो इंफॉर्मेशन है डेप्सांग को लेकर पूरी जानकारी दीजिए, खाली वॉल ग्राफिक्स रखिए। यस, देखिए निशांत, सबसे पहले तो भारत की तरफ से यह आपत्ति जताई गई कि आपकी फोर्सेस ने हमारी पेट्रोलिंग रोकी है PP10, PP11, 11 अल्फा, 12 और 13 पे, और यही पेट्रोलिंग के रोके जाने का सबसे बड़ा विवाद था डेप्सांग में लेकर। तो इस पर चीन की सेना ने या तो नो पेट्रोलिंग की बात कही कि हम इस पूरे इलाके में भी उसी तरीके के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं जो हमने फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में किया, यानी नो पेट्रोलिंग, या फिर कंट्रोल्ड पेट्रोलिंग या लिमिटेड पेट्रोलिंग, या फिर पहले से एडवांस में महीने में 2 पेट्रोलिंग जाए जिसकी वेरिफिकेशन या जिसके बारे में पहले से बताया जा सके। निशांत, प्लीज कंटिन्यू। एक और जानकारी डेप्सांग को लेकर अभी और क्या क्या इंफॉर्मेशन है, खासकर हमारी पोजीशनिंग को लेकर, वहां पर अभी क्या लग रहा है आपको? देखिए निशांत, सबसे पहले तो डेप्सांग के इलाकों में सिर्फ पेट्रोलिंग उन्होंने हमारी रोक रखी है, क्योंकि कई जगहों पर वो डोमिनेटिंग जगहों पर है। और पेट्रोलिंग रोकने का मकसद ये है कि वो हमारे जो PP.10, 11 और अल्फा ए जो मैं बता रहा था, वहां से 13 की तरफ को हमारी पेट्रोलिंग पार्टी नहीं जाने दे रहे हैं। और ये जो डेप्सांग का पूरा इलाका है, ये प्लेन इलाका है। और इंपॉर्टेंट ये भी है कि डेप्सांग से ही आप DSDBO की बात कर लीजिए या फिर DSDBO से आप सियाचिन की बात कर लीजिए, ये सारा इलाका इंटरकनेक्टेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यही बात है कि भारत लगातार इस इलाके में पेट्रोलिंग रोके जाने को लेकर चीन के सामने आपत्ति जता रहा था। हालांकि चीन की सेनाओं की तरफ से बहुत पॉजिटिवली इन चीजों को सुना भी किया, मॉनिटर भी किया गया, और यह कहा गया कि इन 3 प्रस्तावों पर हम आपसे बातचीत कर लेते हैं और हमारे सीनियर अधिकारियों से हम कंसर्न कर आपको रिवर्ट करेंगे। ठीक है,
आप जो बताने में अपने खास मेहमानों के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जो ऊपर जो हमारे ग्राफिक्स के शॉट्स है, मैं चाहूंगा इसको ग्राफिक्स सेंस को थोड़ा सा जूम इन अगर आप कर दें, और हम डिसएंगेजमेंट के दरमियान के जो शॉट्स है नीचे, वो भी अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, ये शॉट्स और वो जो डिसएंगेजमेंट के दरमियान जो शॉट्स थे। लेकिन मेरे साथ अब हमारे खास मेहमान जो हैं जनरल ध्रुव कटोच सर मेरे साथ हैं, आपका स्वागत है। फॉर्मर एम्बेसडर स्कंद दयाल सर हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है। हमारे सारे सहयोगी यहां पर आपको दिख रहे हैं, मनीष झा हमारे साथ हैं, इरफान कश्मीर से हमारे साथ हैं, सुमित आपके देख ही रहे हैं। ध्रुव सर, क्विक रिएक्शन, आप क्या चीन पर अभी यकीन कर सकते हैं सर? नहीं, चीन के ऊपर यकीन करना तो पहले भी मैंने आप ही के शो में बताया था कि यकीन करना तो वो बात आती नहीं है। तो जो भी हम करेंगे वो वेरिफिकेशन के बाद ही, वेरिफिकेशन होना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। अभी जब चीन ने ये पेट्रोलिंग की जो बात की है कि या तो इस इलाके में पेट्रोल ना करो, या लिमिटेड पेट्रोल करो, या बता के पेट्रोल करो। अभी देखते हैं कि दोनों तरफ की कमांडर्स किस प्रकार से इस बात को आगे ले जा सकते हैं। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि ये एक रास्ता है उस इलाके पे शांति लाने के लिए। लेकिन पहले भी देखा गया है कि चीन बोलता कुछ और है और उसके जो सैनिक हैं वो फिर उसके बाद करते कुछ और है। तो भरोसा करना वो बात दूर है, लेकिन हाँ, ये एक पॉजिटिव स्टेप है कि कम से कम बात हो रही है। और अभी आगे हम देखते हैं कि दोनों की मिलिट्रीज इस बात को आगे किस प्रकार से आगे ले जाते हैं। आप जो बता रहे हैं सर, मैं चाहूंगा यहां पर एक चीज में आपसे समझना ध्रुव सर, अभी के जो हालात हैं सब कुछ बड़ा रिवर्स में हो रहा है। बात ये हो रही थी कि जब तक ठंड आएगी तो चीन शायद ठंड आते आते चीजों को विड्रॉ करेगा, वो उसने अपनी पोजीशन वहां पर मजबूती रखी। अब गर्मी आ रही है, जब एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि गर्मी में वो फिर कोई हरकत करेगा तो वो डिसएंगेज कर रहा है। ये अपने आप में बहुत कंफ्यूज सिग्नल दे रहा है। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा लंबा सवाल पूछ रहा हूं, और सुन त्जू की किताब की एक लाइन मुझे याद आती है जिसमें कहा है, क्रिएट कंफ्यूजन इन एनिमीज कैंप। क्या ये वो कंफ्यूजन नहीं है सर? देखिए, चीन अपनी तरफ से, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, चीन के ऊपर भरोसा करना तो वो बात बनती नहीं है, तो भरोसा हम करेंगे नहीं। तो जहां तक कंफ्यूजन की बात है, बेशक वो कोई कंफ्यूजन करने की कोशिश करे, लेकिन भारत के कमांडर्स को मालूम है कि ये एक धोखा हो सकता है। तो हमारी तैयारी जो है उसमें कोई कमी नहीं होगी। अभी आप देखिए, ये जो हो रहा है, ये जो बात हो रही है, ये तो सिर्फ डिसएंगेजमेंट की बात हो रही है। डिसएंगेजमेंट का मतलब है कि जो ट्रुप्स आईबॉल टू आईबॉल हैं, अभी आप पैंगोंग त्सो की अगर बात करें तो वो वहां पर डिसएंगेजमेंट हो चुकी है। अभी आप देखते हैं कि अगर बात करेंगे तो जो ट्रुप्स इन कांटेक्ट हैं वो वहां से पीछे हट जाएंगे। फर्क सिर्फ इतना ही है। तो इससे क्या होता है कि लड़ाई की जो कहीं गड़बड़ से भी लड़ाई हो सकती है, तो उसकी जो चांसेस हैं वो मैं समझता हूँ कम हो गई है। जहां तक रही गर्मी की बात में, एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, सर्दियां तो अभी बहुत लंबी है वहां पर, अभी तो सिर्फ फरवरी का महीना चला है। ये सर्दियां जो है ये अप्रैल तक रहेगी। ये बर्फ उससे पहले पिघलने वाला नहीं है। तो ये विंटर्स जो होते हैं ये बहुत लंबे होते हैं, और उसके बाद जब सीजन खुलेगा वो तो मई जून में जाके खुलता है। तो जो जहां तक चीन की भी बात है, उनके भी अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स होंगे। वो भी चाहते हैं कि ये जो बॉर्डर इशू है इसको किसी ना किसी तरह से निपटा लिया जाए, क्योंकि चीन के बाकी जगह भी प्रॉब्लम्स हैं, उनके इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, उनकी साउथ चाइना सी में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। पूरी दुनिया इनके विरुद्ध हो गई है क्योंकि चाइना वायरस वहां से शुरू हुआ है। तो चीन के अपने कई प्रॉब्लम, इंटरनल और इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स। इंटरनल प्रॉब्लम्स आप जो बता रहे हैं, पॉइंट नोटेड सर। स्कंद सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक खबर और जिससे कि मैं एक मैक्रो पिक्चर आपसे लेना चाहूंगा। TV9 पर भारत चीन मीटिंग की पूरी इनसाइड स्टोरी, 10वें राउंड की बातचीत में बैकफुट पर रहा चीन। ये चीज जो मैं सुमित से अभी पूछूंगा, भारत ने कहा चीन को डेप्सांग हॉट स्प्रिंग गोगरा से पीछे हटना ही होगा। चीन के लोकल कमांडर ने माना 10 महीने में के स्टैंड ऑफ में चीन का हौसला पस्त हुआ। ऊंचे इलाकों में तैनाती के कारण चीन के कई सैनिकों की मौत। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे मैं सुमित के पास चलूंगा। सुमित, क्या इंफॉर्मेशन इसके ऊपर? उनकी हालत खराब थी, वो बैकफुट पर लग रहे थे, क्या है?
बिल्कुल निशांत, पिछले 10 महीनों में चीन को बहुत ज्यादा कैजुअलिटी सामना करना पड़ा और अगर आप लगातार विजुअल देखते हैं जो उसमें दिखाया गया है कि कैसे लगातार उनके जो सोल्जर्स हैं वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ रहे हैं, पीछे भाग रहे हैं या फिर अपना सामान लेकर जा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि वो वहां पर टिक नहीं पाए। और ये उनके लोकल कमांडर से जो बातचीत हुई उसमें ये साफ झलका कि उनके जो सोल्जर्स हैं वो पूरी तरीके से फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से थक चुके हैं, वो उन इलाकों में नहीं रहना चाहते। और कंपैरेटिव अगर बात की जाए भारत की, पिछले 9 से 10 महीने में निशांत एक भी कैजुअलिटी भारत को नहीं हुई। और सबसे बड़ा पॉइंट रहा जो कहते हैं बर्डी सिस्टम या फिर आप कह सकते हैं ब्रदरहुड, उसने सबसे ज्यादा सोल्जर्स को एक दूसरे के लिए वहां पर टिके रहने के लिए सबसे ज्यादा मदद की। निशांत, आप जो बता रहे हैं मैं सीधे चलूंगा अब स्कंसर के पास। स्कंसर, अब मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूं, अभी तक जो हुआ है मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि हमारे ऐसे कौन से गेन्स थे अदर देन मिलिट्री जिनकी वजह से चीन को अब दिखने लग गया कि खाली मिलिट्री नहीं, इंडिया के पास और भी एडवांटेज है जिसकी वजह से हमारे लिए बेटर होगा कि हम एक स्टेप पीछे लें। मैं समझता हूँ कि चीन का सेंट्रल मिलिट्री कमीशन या जो टॉप लेवल बॉडीज है उन्होंने 2-3 कंक्लूजन्स ड्रॉ किए। एक कि भारत के साथ इस समय बहुत बड़ा युद्ध वो भारत के साथ नहीं चाहते हैं, और अगर जिस तरह की स्थिति है पैंगोंग त्सो में अभी थी हफ्ता भर पहले तक, और डेप्सांग प्लेन्स वगैरह में कभी भी एक आईबॉल टू आईबॉल डिप्लॉयमेंट है, कहीं भी लड़ाई हो सकती है और वो रोकना मुश्किल होगा। इसलिए, और तीसरा उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो सदर्न बैंक ऑफ पैंगोंग त्सो जो हमने 3 हाइट्स ऑक्युपाई की थी उनसे वो बहुत परेशान थे और वो चाहते थे कि किसी ना किसी तरह यहाँ जल्दी से जल्दी फैसला हो जाए, भारत पीछे हट जाए, और उसके लिए उन्होंने अपना फिंगर 8 के पीछे वो चले गए। पर वही स्पीड क्या ये डेप्सांग में भी दिखाएंगे, मुझे इस पे बहुत शक है। क्योंकि वहाँ भारत की अपेक्षा ज्यादा है, चीन को कोई अपेक्षा नहीं है। क्योंकि चीन ने, जैसा आपके संवाददाता ने बताया, कि 2020 से पहले ही उन्होंने वो सब ऑक्युपाई किया हुआ था, तो प्री अप्रैल 2020 का वो सिनारियो नहीं है। तो ये जो नेगोशिएशंस हैं मैं समझता हूँ लंबे चलेंगे, पर चीन लड़ाई भारत से नहीं चाहता भारत को, पर वो एक जो भारत ने एडवांटेज ली थी, मेरा अपना मानना है कि शायद हमारे लिए अच्छा होता कि कम से कम पैंगोंग त्सो और डेप्सांग को हम क्लब कर देते और बाकी दोनों को छोड़ देते। और क्योंकि शायद अब हमारे पास वो लीवरेज नहीं है कि हम डेप्सांग में फिंगर 11 या पेट्रोल पॉइंट 11-12 जो आपके संवाददाता ने कहा वहाँ तक कर पाएंगे, भविष्य बताएगा। और मेरा पूरा विश्वास मेरा है अपने फौज इस समय जो नेगोशिएट कर रही है। पर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय इस समय जो एक वातावरण है वो भी चीन के फेवर में कई तरह से आप कह सकते हैं। म्यांमार भी अब उनकी जा रहा है। पर बाइडेन, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूं, मुझे एक चीज बताइए स्कंसर। देखिए, मैं हमेशा चीन के लिए जो भी सवाल पूछता हूं उसमें पहले मैं जो डिस्ट्रस्ट होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है एलिमेंट। सर, जब ट्रंप चले गए तब तो चीन के खिलाफ जाने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज चली गई। उसके बाद, ट्रंप के जाने के बाद चीन का यह फैसला करना, और इंटरनेशनल सिनेरियो में एकाएक हम देख रहे हैं कि चाहे वो WHO हो या जो भी चीज हो, चीजें हल्की होना चीन के खिलाफ, और फिर चीन का वापस डिसएंगेज करना, ये एक एलिमेंट ऑफ डाउट क्रिएट करता है कि नहीं करता है सर? ये बिल्कुल एलिमेंट ऑफ डाउट क्रिएट करता है, और चीन की क्या मंशा है ये अभी क्लियर नहीं है। बार बार हमारे मिनिस्टर जयशंकर कह रहे हैं कि चीन ने ये सब क्यों किया, ये अभी तक क्लैरिटी उसमें नहीं है। क्या वो बाइडेन को एक धोखे में रखना चाहते हैं, भारत को भी थोड़ा सा एक झांसा देना चाहते हैं? हमें बहुत चौकन्ना रहना होगा और अपना गार्ड बिल्कुल लोअर नहीं करना होगा। ट्रस्ट की तो बात ही नहीं है, पर जो बाइडेन साहब के भी स्टेटमेंट्स जो आ रहे हैं, बस जो एक चीज़ मुझे जो कमी लग रही है कि अभी भी सब स्टेटमेंट्स में जो भी है वो रशिया को सबसे ज़्यादा बुला बला कहते हैं और चीन को नंबर 2 पर रखते हैं। वो भारत के लिए ठीक नहीं है। Very sharp observation, sir. Very पर sharp सिग्नल्स observation. बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये सब है क्लियर कि वो समझते हैं कि चैलेंज अमेरिका को चाइना से आ रहा है, चाहे वो सामरिक हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो। और इस समय एक इस स्थिति में है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी तरफ जा सकता है। मैं समझता हूँ
कि शी जिनपिंग बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को भी एक झांसे में रखना चाहते हैं या एक कंफ्यूजन में रखना चाहते हैं, इसलिए। पर देखिए अभी तक जो अचीव किया है उसमें एडवांटेज चाइना है, क्योंकि हमने वो हाइट्स छोड़ दी हैं जिससे चाइना बहुत परेशान था। तो आगे क्या देप्सांग प्लेन में जो हमारी अपेक्षा है वो पूरी होती है कि नहीं, मैं समझता हूँ शायद होगी, पर वो हमें अभी देखना है। आप जो बता रहे हैं सर, मैं सीधे यहाँ पर एक और बड़ी खबर आ रही है, मनीष झा मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इसके बाद मैं आप लोगों का टेक लेना चाहूंगा। मेरे पास जो बड़ी खबर आ रही है और मैं अपने थोड़ी देर में आपको एक और बड़ी खबर दिखाने वाला हूं। इंडो यूएस एक्सरसाइज के बहुत अच्छे शॉट्स हमारे सहयोगी सुमित ने भेजे हमारे पास, लेकिन चीन की सोशल साइट वीबो पर भारत के खिलाफ हेट कैंपेन। बड़ी खबर, गलवान पर चीन के कबूलनामे के बाद भारत के खिलाफ हेट कैंपेन। भारतीय दूतावास को निशाना बनाकर आपत्तिजनक मैसेज भेजे जा रहे हैं। बड़ी खबर, मैं सीधे चलूंगा मनीष झा के पास। मनीष, ये बड़ी हैरान करने वाली चीज है, क्या कहेंगे इस पर और क्या क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो जानकारी दे दूं कि चीन स्थित जो हमारा दूतावास है और उसका जो चीनी जो सोशल मीडिया साइट वीबो पर अकाउंट है, वहाँ हजारों की संख्या में रोजाना पिछले 2 दिन से मैसेजेस हमारे भारतीय दूतावास को भेजे जा रहे हैं और वो बहुत ही ज्यादा अपशब्द लिखे हुए, गाली गलौज वाले या नफरती भाव वाले मैसेज हैं। अब ये एक नया ट्रेंड है, क्योंकि ये घटना जो अप्रैल 2020 से अब तक हुई, जहां पर कि हम देखते थे कि चीनी लोगों का सेंटिमेंट्स पब्लिकली नहीं दिखाई दे रहा था, पिछले 2 दिन में बहुत ही कैलकुलेट वे में उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि चीन की सरकार ने जो वीडियो फुटेज जारी किया या फिर जो जानकारी जारी की, जिसमें जानबूझकर बहुत ही सेंटिमेंट्स को आगे बढ़ाया गया, जब वो कहते हैं कि उनके 4 सैनिक मारे गए, जिसमें से एक सैनिक की शादी होनी थी, एक सैनिक पिता बनने वाले थे, यहाँ तक कि जो कमांडर की फबाओ हैं वो अब हॉस्पिटल से वो ठीक हो गए हैं और अपने दोस्त के साथ बैठे हुए हैं, इस तरह का वीडियो रिलीज करते हैं। मकसद ये है कि शायद वो चीन में अपने लोगों को वहां भड़काना चाहते हैं, उकसाना चाहते हैं, और ये 2017 के डोकलाम से भी ज्यादा भयानक दिखाई दे रहा है निशान। अब इसका रीजन क्या है, इसको समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि शायद इसकी जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि शायद चीन की सरकार को अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को अभी फिलहाल इमोशनली सेटिस्फाई करना है कि इस पूरे जंग में पिछले 9 महीने में हमने ये खोया, ये पाया। जी, आप जो बता रहे हैं ये खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है और जो आपका एनालिसिस है वो बड़ा अच्छा आया इस पे। लेकिन यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा गलवान में हार, चीन के सोशल मीडिया पर हाहाकार। यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, गलवान में भारत के प्रहार से चीन बौखलाया है। यह बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। पैंगोंग से पीछे हटने से चीन की महाशक्ति वाली इमेज तार तार हो गई है। हेट मैसेज के जरिए जिनपिंग सरकार के भारत विरोधी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर और अब मैं स्कंद सर से एक चीज लेना चाहूंगा। स्कंद सर, ये जो हेट कैंपेन चलाई जा रही है, ये क्या खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हाल है या इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजिक रीजन आपको दिखाई देता है? देखिए, जब 4 सैनिकों के, अभी तक तो चीन की जनता को पता ही नहीं था कि कितने किलो चाइनीज कोई मरा भी नहीं कि सोल्जर। तो जब उनको पता लगा कि भाई 4 लोग मरे हैं, तो मैं समझता हूँ कि जनता से इस तरह का रिएक्शन आना तो एक स्वाभाविक सी चीज़ है। पर चाइना में हम सब जानते हैं कि पूरा सोशल मीडिया पूरी तरह कंट्रोल्ड है और चाइना का जो सेंसर है वो कंट्रोल करता है कि किस कंट्री, किस घटना, किसके खिलाफ कितना जहर या जनता उगल सकती है और कितना नहीं। तो इसमें और अब चाइना की सरकार ये भी चाहेगी कि किसी तरह जो गुस्सा उनके प्रति ना आए, गुस्सा जो है वो भारत के खिलाफ जाए, चाइनीज जनता का। तो पर अब ये देखिए कि जब चाइनीज जनता को ये पता चलेगा कि 4 नहीं, वहाँ तो 40 मरे हैं और उन्हें 8 महीने लगे ये स्वीकार करने में कि 4 मरे, धीरे धीरे सब सच्चाई सामने आएगी। पर देखिए, हेट कैंपेन वगैरह तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है। चीज समझना चाहता हूं, जब वियतनाम से युद्ध हुआ था तो चीन के जो बॉडी बैग्स थे उसको लेकर चाइना में बहुत बवाल कट गया था। जब वियतनाम से चाइना का युद्ध हुआ था, और सब जानते हैं कि चाइना ने कोई युद्ध वर्ल्ड वॉर के बाद जीता नहीं है, बल्कि वियतनाम से हारा ही है। मैं आपसे जो चीज समझना चाहता हूं वो ये है कि क्या वो बवाल फिर से
ना हो उसको प्रिएम्प्ट करने के लिए ये सब वीबो वगैरह का सहारा लिया जा रहा है, क्योंकि थू तो हो ही गई है उनकी। देखिए, इस समय हमें ये भी समझना है कि अगर चाइना का एक सोल्जर मरता है तो 6 लोग, क्योंकि वो अकेला बच्चा है अपने 2 पेरेंट्स का, और 2 पेरेंट्स भी अकेले बच्चे हैं 4 ग्रैंड पेरेंट्स के, वो सब भी जिंदा हैं, तो 6 लोग बहुत परेशान हैं। तो जो भारत ने ये मैसेज दिया कि हम मारेंगे तुम्हें, चाइना ने ये भी फैक्टर इन किया है कि ये 1962 नहीं है, बहुत सारे चाइनीज मरेंगे, और तो भारत से लड़ना इस समय उनके कैलकुलेशन में ठीक नहीं है। पर फिर मैं ये कहूँगा, सोशल मीडिया में बहुत ज़ीनोफोबिक इस समय चाइना की पॉपुलेशन हो गई है, चाहे वो साउथ कोरिया के साथ कोई बात हो, चाहे जापान के साथ कोई बात हो, चाहे अमेरिका के साथ कोई बात हो, तो वो ये एक मूड दिखाता है चाइनीज जनता का, जो हमारे यहाँ भी मूड बहुत चाइनीज के अगेंस्ट है। अगर हम अपना सोशल मीडिया देखें तो मेरे ख्याल से बराबरी का होगा। तो इसे हमें बहुत ज्यादा टूल नहीं देना चाहिए, पॉइंट नोटेड सर, ठीक से मॉनिटर करना चाहिए। पॉइंट नोटेड सर। मैं चाहूंगा वो जो इंडो यूएस एक्सरसाइज के जो हमारे पास विजुअल्स हैं आपसे कुछ ही क्षणों में आपको दिखाने वाला हूं, लेकिन अनंतनाग में आतंकी ठिकाने से मिले चीनी हथियार। बड़ी खबर, श्रीनगर से मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। आतंकियों के ठिकाने से चीन में बनी पिस्तौल और ग्रेनेड बराबर शॉट दिखाएं। सुरक्षा बलों ने अनंतनाग में आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया। सीधे शॉट्स दिखाएं यहां पर। ये जो है ये चीनी हथियार है अनंतनाग में। इरफान मेरे सहयोगी मेरे साथ है। इरफान, चीनी माल वहां पर है आतंकियों के पास। बिल्कुल निशान, देखिए जिस तरह आपको पता होगा कि श्रीनगर में पिछले कुछ दिनों में 2 मिलिटेंट हमले हुए, जो पहले सलवार में किया गया, उसके बाद बागात बरजुला में, और सलवार के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 3 मिलिटेंट्स को अलबतर संगठन के हिरासत में लिया, और जिनकी निशानदेही पर आज अनंतनाग में 2 जगहों पर छापामारी हुई, और एक जंगल के इलाके में यह हाइड आउट पाया गए, जहां पर बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए, जो कि चाइनीज हथियार है, और साथ ही साथ कुछ पाकिस्तानी मेड हथियार भी मिले हैं, जर्सीज मिली है, बीपी जैकेट्स मिले हैं जो मिलिटेंट्स इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं साफ इशारा करता है पाकिस्तान और चाइना के हाथ के इसके पीछे है, जो खासतौर पर मिलिटेंट्स को कश्मीर घाटी में लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलता है। तो फिलहाल ये बड़ी कार्रवाई सुरक्षा बलों की तरफ से, क्योंकि श्रीनगर में जो 2 हमले हुए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन्हें बहुत जल्दी क्रैक करना सुरक्षा बलों के लिए। लेकिन चाइना एंगल इसमें जो है वो बड़ा खतरनाक दिख रहा है। बिल्कुल निशान, देखिए जो पिस्टल्स मिले हैं वो मेड इन चाइना है, साफ तौर पर वो दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं इशारा यही लग रहा है कि चाइना जो है वो हथियार सप्लाई करता है, और उसके बाद मिलिटेंट संगठन को सरहद उस पार से वो हथियार मिलते हैं, और कश्मीर घाटी में गतिविधियों के लिए वो फिर इस्तेमाल करते हैं। और बड़ी मात्रा में ये डंप किए गए थे हाइड आउट में, अनंतनाग के जिले में ये हथियार। और कहीं ना कहीं जो हमला सोनवार में हुआ था, जिन मिलिटेंट्स को हिरासत में लिया है, उनकी लीड पर जो है इस हाइड आउट को बस्ट किया है, जो कि बड़ी कामयाबी है। निशान, आप जो बता रहे हैं, मैं सीधे चलूंगा जल कटोच के पास। सर, चाइनीज वेपन्स आतंकियों के पास, ये कितना बड़ा ऐलान है? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 1993 से 95 तक ये 3 साल का जो इलाका जो समय है, उस समय पर मैं अपनी पलटन को मच्छल इलाके में कमांड कर रहा था। तो तब भी हम ये चीनी हथियार, ये जो पिस्टल्स और ग्रेनेड जो हैं, ये हमने भारी मात्रा में उस समय में भी पकड़े थे, और ये तब से लेके आज तक ये सिलसिला चला आ रहा है। तो ये जो जहाँ तक चीन के हथियार हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ये पिछले 30 सालों से यही इनका रिश्ता चलता आ रहा है। तो ये कोई न्यू आइटम नहीं है। ये बहुत पहले से इनका ये इस प्रकार की कार्रवाई चलती आ रही है। लेकिन फर्क अभी इतना है, जो जहाँ तक कश्मीर की बात अगर हम करें, तो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं समझता हूं एक तरह से उनकी पीठ जो है वो टूट चुकी है। तो जिस प्रकार से वो टेररिज्म पहले बढ़ाना चाहते थे, वो अभी उनके पास शक्ति नहीं रही है। और अब जितने भी आप देखोगे जो सर्च और डिस्ट्रॉय मिशन हो रहे हैं, ज्यादा करके अभी ये लोकल पुलिस फोर्स जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है, उनकी तरफ से ये एक्शन हो रहा है सर्च और डिस्ट्रॉय का, और ये मैं समझता हूँ एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है। तो आप जो बता रहे हैं सर, आप जो बता रहे हैं, मैं क्विक रिएक्शन सुमित से लूंगा। सुमित, ये कितना बड़ा ऐलान है, जो क्योंकि आप LAC और LOC दोनों पर अक्सर जाते रहे और अभी तो हाल फिलहाल वहीं से लौटे हैं, जो चाइनीज वेपन्स मिल रहे हैं आतंकियों के पास?
देखिए निशांत, ये कोई नई बात नहीं है। हालांकि आपको याद होगा कि जब कश्मीर में स्टील बुलेट्स की बात हुई थी या पकड़ी गई थी, तब भी ये बात सामने आई थी कि ये चाइनीज स्टील बुलेट्स हैं और इसके अलावा स्नाइपर राइफल्स, ये पिस्टल्स, कई साजो सामान पिछले कई सालों से चीन की तरफ से भेजा जाता है। और ये ना सिर्फ कश्मीर में है बल्कि मणिपुर और दूसरे इंसर्जेंट्स ग्रुप्स को भी चीन की तरफ से आर्म्स एम्यूनेशंस की सप्लाई बहुत ज्यादा। अब ये चीन इसलिए कर रहा है क्योंकि चीन को लगता है कि अगर वो LAC पे कुछ नहीं कर पाए तो कश्मीर में कम से बैंग ऑन सुमित, बैंग ऑन। आप जो बता रहे, मैं जरा इसके वॉल आपको दिखाना चाहूंगा और इस वॉल का हेडर जरूर पड़ेगा। आप यहां पर देखिए, जो मैं आपके सामने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा हूं, ध्यान से देखें आप। और भारत के खिलाफ चीनिस्तान कनेक्शन, चीनिस्तान कनेक्शन, कश्मीर में आतंकियों के पास से चीनी हथियार बरामद। यह खबर है, चीन में पाकिस्तान के राजदूत कश्मीर का राग अलापते रहते हैं। कश्मीर पर चीन के अखबारों में पाकिस्तान के राजदूत के लेख और इंटरव्यू छपते रहते हैं। POK में कई जगह PLA और पाकिस्तान के सैनिकों की एक साथ पेट्रोलिंग की खबरें आती रहती हैं। POK में कई एयरबेस पर चीन फाइटर प्लेन की मौजूदगी, चीन फाइटर प्लेन की POK में कई जगह पर मौजूदगी की खबर आती है। इसको जरा तेजी से चेंज करें। चीन की मदद से पाकिस्तान मियांवाली एयरबेस को अपग्रेड कर रहा है, यह इंफॉर्मेशन है। मैं आपको आगे लेके चलूंगा। जो आतंकियों का, इरफान मेरे साथ है आतंकियों वाली खबर पर, जो और हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है आतंकियों वाली ब्रेकिंग अगर मेरे सामने आ जाए इस वक्त की बड़ी खबर। मैं आपको आतंकियों के लिहाज से एक और खबर दिखाने जा रहा हूं। बिहार से गिरफ्तार आतंकी जावेद से पूछताछ कर रही है जम्मू कश्मीर पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर, जावेद ने लश्कर मुस्तफा के कमांडर हिदायतुल्लाह को हथियारों की सप्लाई की थी। बिहार से जम्मू कश्मीर के आतंकियों को जावेद ने भेजा था हथियार। बिहार के छपरा से हुई थी जावेद की गिरफ्तारी, ये इस वक्त की बड़ी खबर। और बिहार का कनेक्शन, इरफान क्या जानकारी है? देखिए निशांत, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण मामले हैं जो कि जम्मू में पेश आए। पहले हिदायतुल्लाह की जब गिरफ्तारी हुई उसके बाद जम्मू में जो ID रिकवरीज बड़ी मात्रा में मिलिटेंट से हुई, उसके चलते आज एक और गिरफ्तारी हुई जो पुलवामा में अल बद्र मिलिटेंट की हुई। क्योंकि जो लगातार गिरफ्तारियां हुई हैं उनकी लीड पर ही अब लगातार ये छापामारियां हो रही हैं और कहीं ना कहीं बड़ी सुरक्षा बलों के लिए कामयाबी भी है। क्योंकि जम्मू में खासतौर पर एक बड़ा हमला अल बद्र और लश्कर करने की फिराक में था, ऐसी जानकारी सुरक्षा बलों को इन मिलिटेंट से मिली है जो कि अभी उनकी हिरासत में है। आज पुलवामा में भी इसी तरह की छापामारी लगातार हुई और उसके चलते फिलहाल राह हुसैन भट्ट अल बद्र के मिलिटेंट है, पुलवामा के हैं, उन्हें जम्मू ID बस स्टैंड में जो IDs रिकवर हुई थी उस मामले में गिरफ्तार किया गया था। हिदायतुल्लाह ने भी कई लीड्स दी है क्योंकि हिदायतुल्लाह एक एक्टिव कमांडर थे और कहीं ना कहीं बड़े समय से वो सक्रिय थे कश्मीर घाटी में। तो उनकी गिरफ्तारी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरह IGP जम्मू ने भी आज कहा कि सुरक्षा बलों को बहुत सारी जानकारी इन गिरफ्तारियों से मिली है जो कि बहुत ही मददगार साबित हो सकती है कश्मीर घाटी में, खासतौर पर अल बद्र और लश्कर के नेटवर्क को मजीद और पुट डाउन करने के लिए। निशांत, आप जो जानकारी दे रहे हैं, मैं चाहूंगा सिर्फ यहां पर ग्राफिक्स दिखाते तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन इसके बाद अगली जो ब्रेकिंग है वो मैं दिखा रहा हूं। मनीष, मैं आपके पास आ रहा हूं, स्टे पुट विद मी। यहां पर बड़ी खबर जो हमारे पास है, जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी। JNK में पुलिस नाकों पर जवानों की संख्या बढ़ेगी, शहर की निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल होगा, हाई राइज बिल्डिंग्स पर तैनात होंगे स्नाइपर, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में चौकसी बढ़ाई जाएगी। साथ इरफान, जो कल घटना घटी है जम्मू कश्मीर में, उसके बाद यह ऑपरेशन होगा। बिल्कुल निशांत, सही कहा आपने। देखिए, दो चीजें समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ कश्मीर घाटी में पिछले एक साल से अब शांति साफ तौर पर दिख रही थी, पूरे देश भर में यह संदेश गया और उसके चलते सरकार और प्रशासन लगातार कई प्रयास कर रही है। आप देख सकते हैं सैलानियों से जम्मू कश्मीर खचाखच भरा हुआ है। दूसरी तरफ मिलिटेंट्स में, लोकल रिक्रूटमेंट्स में कमी आई है, इन्फिल्ट्रेशन में कमी आई है। मिलिटेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट लगातार तेज है, 250 से ज्यादा मिलिटेंट्स मारे गए, कई ऑपरेशनल कमांडर लश्कर हिजब के मारे गए। अब कोशिश यह है मिलिटेंट्स की कि वो एक बार फिर से अपनी सक्रियता दिखाएं, सक्रिय होने की कोशिश करें। जिस तरह कल IGP ने
बैठक की उसमें यह स्पष्ट किया गया अब कई जगहों पर नाके बढ़ाए जाएंगे, सरप्राइज फ्रिस्किंग होगी, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि किसी भी मिलिटेंट गतिविधि को वक्त पर टाला जाए, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस समय कश्मीर घाटी में शांति है, अमन है और उसके चलते कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पेश नहीं आने देना है, यह आईजीपी ने स्पष्ट किया। कल डीआईजी, एसएसपी और एसएसबी या सीआरपीएफ के कई ऑफिसर्स इस मीटिंग में मौजूद थे और इसमें यह पूरी चर्चा की गई और इस चर्चा में अब कश्मीर घाटी में और खासतौर पर श्रीनगर सिटी में सुरक्षा किस तरह और चुस्त दुरुस्त करनी है उस पर चर्चा की गई। स्निपर्स को डिप्लॉय किया जाएगा, ड्रोन्स का इस्तेमाल होगा हाई ऑल्टीट्यूड इलाकों में ताकि जब कोई मिलिटेंट गतिविधि हो तो उस समय मूवमेंट को ट्रैक तुरंत किया जाए, क्योंकि जिस तरह बागात में मिलिटेंट हमला करने के बाद फिलहाल भागने में कामयाब हुआ, उस तरह की गलती सुरक्षा बल दोबारा नहीं दोहराना चाहते हैं। क्योंकि कश्मीर जानकारी आप जो जानकारी दे रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने सभी मेहमानों का शुक्रिया करना चाहूंगा। सुमित और मनीष आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि सुमित एक बड़ी खबर बता रहे हैं अभी, वो जो यूएस और भारत की एक्सरसाइज चल रही है वो वाली हम आपको विजुअल्स और ब्रेकिंग दिखाने वाले हैं। बहुत वाकई में बड़ी ताकत देने वाले विजुअल्स हैं। बीकानेर में भारत और अमेरिका की ज्वाइंट एक्सरसाइज खत्म, युद्धाभ्यास में आतंक के खिलाफ खास ट्रेनिंग हुई। रेगिस्तान में चिनूक अपाचे MI-17 का दिखाया गया दम। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हमारे पास कुछ और भी इसके विजुअल्स आए हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से ये वहां पर ये अमेरिका और यूएस की भारत की जो एक्सरसाइज हुई है। ये देखें, ये विजुअल्स दिखाएं यहां पर, फुल स्क्रीन पर जरा विजुअल्स दिखाएं। मेरे साथ इस वक्त सुमित, ये जॉइंट एक्सरसाइज बहुत जरूरी थी। बिल्कुल जरूरी भी थी और इसलिए भी ये मैसेज था लाउड एंड क्लियर कि भारत और अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो कितनी ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ रही है। निशांत, अभी कोरोना के बाद ये जमीनी तौर पर, क्योंकि हमने मालाबार एक्सरसाइज भी की समंदर में, लेकिन जमीन पर इतनी बड़ी एक्सरसाइज करना जहां पर आपके चिनूक, अपाचे, MI-17 V5 जैसे हेलीकॉप्टर्स के साथ आप एक पूरा ऑपरेशन को अंजाम दे, और वो भी करीबन आप मान के चलिए कि सूरतगढ़ में जहां पर आपके टैंक्स, BMP ये सभी आपको आर्टी फायर के साथ, आपको फायरिंग के साथ आपके साथ ये विजुअल दिखाएं, तो आप ये मान पॉइंट नोटेड। सुमित, I'm sorry मैं आपको रोक रहा हूं, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। अब हमारे जितने भी दर्शक हैं शो के इस भाग में मेरे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर श्याम अग्रवाल सर, आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच। मेरे साथ शिवांगी ठाकुर मेरी सहयोगी हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी कुमार कुंदन जो कि अभी अभी पहाड़ों से लौटे हैं, और ये आदमी जिसको कहा जाए ड्यूरासेल बैटरी से कम नहीं है, नॉन स्टॉप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनीष झा। मैं बड़ी खबर, कोरोना के चलते महाराष्ट्र के 15 शहर हाई अलर्ट पर, बड़ी खबर, कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। बड़ी खबर ब्रेक करें, रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक बाहर निकलने पर रोक, 28 फरवरी तक के लिए सभी स्कूल बंद किए गए। आज कोरोना को लेकर सीएम की बड़ी बैठक हुई है, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। सीधे शिवांगी ठाकुर मेरे साथ हैं। शिवांगी, क्या इंफॉर्मेशन है महाराष्ट्र से? देखिए निशांत, बता दें आपको, अभी भी ये बड़ी खबर आई है। गार्डियन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि अमरावती में 1 हफ्ते का लॉकडाउन रहेगा। आज ऑलरेडी यहाँ पर लॉकडाउन लगाया गया था, स्थिति वहाँ पर और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। साथ ही अगर हम बात करें मुंबई शहर की, तो 1300 से अधिक बिल्डिंगें जो हैं उनको सील किया गया है। एक बिल्डिंग में 5 से ज़्यादा कोरोना के मरीज़ होंगे तो उन्हें सील किया जाना था, तो उस कड़ी में अगर कहें तो 1300 से ज़्यादा बिल्डिंगें जो है वो सील हो चुकी है। साथ ही मुंबई में अभी ये देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि आज शाम 7 बजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो हैं वो वीसी के जरिए जनता को संबोधित करेंगे। पुणे में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और जो स्थिति बन रही है उसके बाद ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि मुंबई का क्या हो रहा है। 15 शहर, जैसा कि आपने बताया, लगातार इन सभी शहरों को अलर्ट पर रखा गया है। लगातार यहाँ पर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। और अगर हम मुंबई की बात करें तो जब से लोकल ट्रेन यहाँ पर शुरू की गई है, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि सरकार क्या फैसले लेती है। लगातार अपील की जा रही है लोगों से कि मास्क पहने, जो भी कोरोना की गाइडलाइंस है उनका पालन करें, लेकिन लोग मुझे एक बात बताइए, तैयार नहीं है। आए दिन हम देखते हैं क्लीन अप मार्च। शिवांगी, मैं आपको मैंने रिपोर्ट्स देखी है, मैंने आपकी रिपोर्ट्स देखी है जिसमें आप लोगों से पूछ रही हैं और लोग बड़ी चौड़ में जा रहे हैं वहां पर कि हाँ क्या हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपकी वो रिपोर्ट देख रहा था। मुझे एक बात बताइए, कोरोना फैलने की वजह तेजी से महाराष्ट्र में क्या है?
सरकारी लापरवाही या लोगों की गलती या दोनों कंबाइंड? क्योंकि स्कूल्स वूल्स भी ऐसे खोले जा रहे थे, एग्जामिनेशन को ऐसे बोला जा रहा था जैसे चला गया कोरोना, एवरीथिंग इज डन। देखिए कई कारण है। पहला कारण ये कि मुंबई लोकल आपको पता है खचाखच भरा रहता है, कई लाख लोग रोजाना इससे यात्रा करते हैं। दूसरी बात ये कि लोग लापरवाह हो गए थे, पहली वैक्सीन जो लगी उसके बाद लगातार यहाँ पर हमने देखा लापरवाही हो रही थी। तीसरी चीज़, सरकार जो है उनसे भी गलती हुई है। सरकार को मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को खोलना चाहिए, लेकिन वो सारा ढीकरा जो है विपक्ष पर फोड़ रही है और कह रही है, विपक्ष हमें लगातार कह रहा था कि अब जब पूरे शहर में पूरे देश में स्थिति सामान्य है, सब कुछ खोले जा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं खोलते। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन सीखना होगा। महाराष्ट्र में पहले जब कोरोना पिछली साल आया था तो स्थिति क्या थी हमने देखा था, दोबारा वैसी स्थिति ना बने इसके लिए हमें तैयार रहने की जरूरत है। और आज 7 बजे जब मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे तो नजरें इसी पर बनी हुई है, क्योंकि आपको बता दें कि कई चीजें खुल चुकी थी। आप जो बता रही है शिवांगी, मैं आपके पास आ रहा हूं। भारत में फिर तेजी से फैल रहा है कोरोना। हमारे पास बड़ी खबर आ रही है, 24 घंटे में 14,264 नए केस मिले हैं, 11,667 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश में अचानक बड़े नए केस। खबर इस वक्त हमारे सामने भारत की आ रही है। 24 घंटे में कितने नए केसेस हैं, मैं डॉक्टर श्याम अग्रवाल के पास जाऊंगा। उससे पहले कुंदन, क्या समझा जाए, ये बिहेवियर जो था बड़ा लैकडाइसिकल है और ये सरकारी लापरवाही भी है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। सरकार पीनलाइज नहीं कर रही है। आप दिल्ली में चले जाएं, अलग अलग मार्केट में, सरोजनी नगर, रेलवे स्टेशन, लाजपत नगर, कहीं पर करोल बाग, चांदनी चौक, हर जगह ऐसा लग रहा है कोरोना तो चला गया। लोग मुंह पर बोलते हैं सर कोरोना गया। देखिए, इसको समझने की जरूरत है और सरकारी आंकड़े ही बता रहे हैं कि राष्ट्रीय औसत अभी कोरोना के पॉजिटिविटी का 1.79% है, जबकि 5 ऐसे राज्य जहां पे सबसे ज्यादा केसेस आए हैं वहां लगभग 8% के आसपास है, मतलब 4 गुना ज्यादा है, जिसमें महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़ वगैरह का नाम है। दूसरी बात, आपने जो कहा वो लापरवाही लोगों के दिमाग में घुस गई है। लोगों को ऐसा लगता है कि वैक्सीन आ चुकी है, जबकि प्रधानमंत्री से लेकर तमाम लोगों ने कहा था कि वैक्सीन आने के बाद भी आपको परहेज जरूरी है, लेकिन लोग परहेज नहीं कर रहे हैं। और खास करके भीड़ भाड़ वाले जगहों पे, रोकूंगा यहाँ पर। श्याम अग्रवाल सर मेरे साथ हैं, या फिर कहीं और चले जाएं। आप जो पॉइंट रख रहे हैं मैं श्याम सर से पूछूंगा। सर, व्हाट इज द वे आउट? अब क्या किया जाए, ये तो सुन ही नहीं रहे लोग। निशांत, जब केसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे, जैसा कि मुंबई में और महाराष्ट्र में और 4 और स्टेट्स में हो रहा है, तो लोगों को एहतियात बरतना ही पड़ेगा। हम वैक्सीन पे अभी डिपेंडेंस नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि 6 महीने से पहले 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन नहीं लगने वाली है। जब तक कि हम ये सावधानियां नहीं बरतेंगे, चाहे उसमें हमें ट्रैवल करना है, स्कूल्स खोलने हैं, ऑफिसेज में जाना है, ये तो हमें अब उसकी चूक नहीं हो सकती है। अगर चूक होनी शुरू हो जाएगी तो अस्पताल फिर इस रोग के मरीजों से भरने शुरू हो जाएंगे और मृत्यु होनी शुरू हो जाएंगी। और अभी तो जो नया स्ट्रेन है उसकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं। सर, मैं आपको रोक रहा हूं 1 मिनट, और मैं इसी खबर पे आपसे इंफॉर्मेशन ले रहा हूं। इंग्लैंड में कोरोना के नए स्ट्रेन से दहशत है, तेजी से लोगों को संक्रमित कर रहा है कोरोना का नया स्ट्रेन। अब तक 80 देशों में फैल चुका है कोरोना का नया स्ट्रेन। श्याम सर, योर टेक ऑन दिस। सर बिल्कुल, क्योंकि जिन लोगों को पहले इन्फेक्शन हुआ है, तो ये जो नए स्ट्रेन्स हैं वो उन लोगों को दोबारा इन्फेक्ट कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो नया स्ट्रेन है वो पहले से ज्यादा इन्फेक्शियस है। yes. माने कि उसकी जो संभावना है दूसरे आदमी को इन्फेक्ट करने की, वो 3 या 4 है। मैं आई एम प्रेस्ड फॉर ब्रेक, मैं मजबूरी है ब्रेक लेना अभी। आई एम सॉरी सर, मैं आपको रोक रहा हूं। तुरंत हम ब्रेक पर जा रहे हैं, लेकिन प्लीज केयरफुल रहें आप सभी लोग। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।